सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को रिवाइज करते हैं। इसमें होता है एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर की कैविटी जिसको कहते हैं स्ट्रोमा। इस कैविटी में होते हैं डिस्क शेप्ड सिक्के के शेप के स्ट्रक्चर को कहते हैं थाइलाकॉइड। और आप देख सकते हैं कि ये थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक स्टैक करके रखे हुए हैं। ऐसे एक स्टैक का नाम है ग्रेनम और एक से ज़्यादा ग्रेना। फिर आप देख सकते हैं कि जो स्टैक्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं स्ट्रोमल लेमेला से। एक लेमेला, एक से ज़्यादा लेमेले। ग्रेना जो होते हैं इसमें फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों होते हैं, जबकि जो स्ट्रोमल लेमेले हैं ये भी हरे रंग के हैं, लेकिन इनमें केवल फोटोसिस्टम 1 होता है। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 के बारे में हम लेक्चर में आगे बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि सूरज की रोशनी में हरे पत्ते ग्लूकोज बनाते हैं। तो हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। ये वो चीज़ है जो सूरज की रोशनी की एनर्जी खींचता है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है? ग्रेना के अंदर और स्ट्रोमल लेमेला के अंदर। हमने देखा क्लोरोप्लास्ट में ये हरे स्ट्रक्चर्स हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के में दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। दोनों में क्लोरोफिल के अलावा कई पिगमेंट्स होती हैं। तो हर एक कई सारे फोटो सिस्टम में से हर एक फोटो सिस्टम में कई सारे पिगमेंट्स होती हैं, लेकिन एक क्लोरोफिल होता है फोटो सिस्टम 1 में भी और फोटो सिस्टम 2 में भी। लेकिन फोटो सिस्टम 2 का जो क्लोरोफिल है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट पे एक्टिवेट हो जाता है, जबकि PS1 का क्लोरोफिल ए जो है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे जाके एक्टिवेट होता है। जो ग्रेना होते हैं उनमें फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों होते हैं, जबकि स्ट्रोमल लेमेले में खाली फोटो सिस्टम 1 होता है। सूरज की रोशनी की एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए PS2 और PS1 इकट्ठे काम करते हैं, तभी ATP और NADPH निकल पाता है। हम देखें कैसे काम करते हैं। PS2 PS1, जब सूरज की रोशनी आती है तो जो PS2 है वो इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। कहाँ से? पानी में से। फिर वो इलेक्ट्रॉन वो भेजता है एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन आगे आगे देते जाते हैं और इस ट्रांसफ़र के दौरान निकलते हैं ATP। फाइनली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाते बढ़ाते दे देता है फोटो सिस्टम 1 को, जो कि फिर से सूरज की रोशनी की एनर्जी इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देते हैं। उनमें फिर से एक के बाद एक आगे आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता जाता है और ATP निकलते हैं, और आखिर में ये सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं NADP को, जो कि ये इलेक्ट्रॉन लेकर के और एक H आयन लेके बन जाता है NADPH। तो सारे इलेक्ट्रॉन पानी से शुरू हुए और इस Z स्कीम के थ्रू आए और NADP को दे दिए गए। अब फर्ज करो कि PS2 है ही नहीं, जैसे कि स्ट्रोमल लेमेले में नहीं है, या वेवलेंथ जो है लाइट की वो 700 में से ऊपर है, खाली नीचे वाली है ही नहीं। तो PS1 खाली काम करता है। तो क्या होता है, जब फोटो सिस्टम 1 काम करता है तो उसके पास अपने थोड़े से इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई पीछे से सप्लाई तो आ नहीं रही फोटो सिस्टम 2 से। तो सनलाइट से इन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ये देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, इलेक्ट्रॉन भेजता है जो कि वापस उनकी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन को वापस PS1 को दे देते हैं और इसमें एक ATP रिलीज होता है। फिर उन्हीं इलेक्ट्रॉन को वापस से सूर्य की एनर्जी लेके वापस से वो ATS को भेजता है PS सिस्टम 1 और ETS वापस कर देता है PS1 को। इस तरह से साइकिल चलती रहती है, वही इलेक्ट्रॉन बार बार सर्कुलेट होते रहते हैं और ATP निकलते रहते हैं। एक तरह से सनलाइट ATP बनाती रहती है। तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जब साथ काम करते हैं तो दोनों ATP और NADPH दोनों बनते हैं, हमने देखा पीछे। लेकिन अगर खाली फोटो सिस्टम 1 अकेला काम करता है तो खाली ATP बनते हैं, और ये बनते हैं साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन से। ATP बनने को कहते हैं फॉस्फोरिलेशन, और क्योंकि ये लाइट से बनना है इसलिए फोटो फॉस्फोरिलेशन, और बार बार वही सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट हो रहे हैं इसलिए कहते हैं साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन।
तो फिर इसका ये मतलब है जो ग्रहणा है उनमें NADPH और ATP दोनों बनते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से। हमने देखा कि बार बार इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और अल्टीमेटली NADP उनको ले लेता है, नए इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं फिर से NADP उनको ले लेता है। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। जबकि स्ट्रोमल लैमेले में खाली ATP बनते हैं और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से वही सेम सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन साइकिल होता रहता है। स्ट्रोमल लैमेले में क्योंकि फोटो सिस्टम 2 नहीं होता है तो NADPH नहीं बनता है, तो NADPH सिंथेसिस उनमें नहीं होती है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन तो हमने देखा किस प्रकार से लाइट एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्लो में कन्वर्ट होती है। सारा फोटोसिंथेसिस की एनर्जी मिलती कहाँ से है कि इलेक्ट्रॉन जनरेट हो और आगे फ्लो करते रहें। ये इलेक्ट्रॉन निकलते कहाँ से हैं? ये पानी में से निकलते हैं। कौन निकालता है? फोटो सिस्टम 2 निकालता है। और इनका फ्लो जब चालू होता है ख़त्म कहाँ होता है? NADP पे ख़त्म होता है। जो NADP है वो इलेक्ट्रॉन को लेती है, इसके साथ ही वो स्ट्रोमा से प्रोटॉन लेती है, प्रोटॉन मतलब H आयन, और इनको मिला के बन जाती है NADPH। तो इलेक्ट्रॉन की यात्रा जो शुरू हुई थी पानी से फोटो सिस्टम 2 में वो NADP पे। समझने वाली बात यह है कि केवल फोटो सिस्टम 2 ही पानी में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, फोटो सिस्टम 1 नहीं। फोटो सिस्टम 2 पानी को सूर्य की रोशनी में तोड़ता है और क्या बनता है? H आयंस, जिसको कि प्रोटॉन भी कहते हैं, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से इलेक्ट्रॉन्स तो आगे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। कौन ट्रांसपोर्ट करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और अल्टीमेटली उनको कौन एक्सेप्ट करता है? NADP। जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाती है हवा में, और जो बेचारे प्रोटॉन रह जाते हैं वो वहीं इकट्ठे होते रहते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि पानी को जो स्प्लिट करता है वो फोटो सिस्टम 2 उसके अंदर करता है, थैलाकॉइड के अंदर। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन PS2 में बनते हैं, फिर PS1 के पास जाते हैं और अल्टीमेटली NADP उनको ले लेता है। ये इलेक्ट्रॉन लेके कौन जाता है? यहाँ से वहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक सिंगल एंटिटी नहीं है, उसमें कंपोनेंट्स हैं, उसके मेंबर्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कई मेंबर्स हैं, मोस्टली साइटोक्रोम्स होते हैं। ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन पास करते रहते हैं जब तक कि आखिरी मेंबर के पास ना पहुंच जाए। हर मेंबर जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको यूटिलाइज करने के लिए उसको एक प्रोटॉन भी उठाना पड़ता है, प्रोटॉन मतलब H आयन। और ये कहाँ से लेता है? बाहर से, स्ट्रोमा से लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में है, तो ये बीच में है स्ट्रोमा के और थैलाकॉइड के लूमेन के बीच में मेम्ब्रेन पे है। तो इलेक्ट्रॉन तो ये अंदर से लेता है हर मेम्ब्रेन, और प्रोटॉन बाहर से उठाता है। फिर जब ये अगले मेंबर को इलेक्ट्रॉन देता है तो प्रोटॉन को छोड़ देता है, लेकिन जो प्रोटॉन बाहर से उठाया था उसको छोड़ता है कहाँ? थैलाकॉइड के लूमेन के अंदर। तो थैलाकॉइड के अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है। पहले हम आपको बताते हैं कि ATP जो होता है किसी भी लिविंग सेल की एनर्जी करेंसी होती है। किसी भी प्रोसेस में जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको स्टोर करने की आवश्यकता होती है। उसको स्टोर करने के लिए ADP से ATP बनाए जाते हैं और एक निश्चित अमाउंट में मात्रा उसमें स्टोर हो जाती है। आगे कभी भी एनर्जी की जब ज़रूरत होती है, जैसे हमें ग्लूकोज बनाने में पड़ेगी, तो इस ATP को तोड़ के इसमें से एनर्जी निकाल के यूज़ कर ली जाती है। तो ये ATP लाइट रिएक्शन में बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? ये जिस प्रोसेस से बनते हैं उसका नाम है केमी ऑस्मोसिस। हम ये देखेंगे कि लाइट रिएक्शन में अंत में थैलाकॉइड के अंदर H आयंस, जिनको प्रोटॉन भी कहते हैं, की संख्या बहुत बढ़ जाती है, और थैलाकॉइड के बाहर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रोटॉन की संख्या बहुत कम हो जाती है। कैसे? ये 3 प्रकार से होता है। फोटो सिस्टम 2 जब पानी को तोड़ के इलेक्ट्रॉन निकालता है तो 3 चीज़ें बनती हैं, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो आगे चले जाते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, लेकिन वो प्रोटॉन थैलाकॉइड के अंदर वहीं रह जाते हैं। फिर हमने देखा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं तो वो उसको होल्ड करने के लिए एक प्रोटॉन उठा लेते हैं स्ट्रोमा से, और फिर जब अगले मेंबर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं तो वो प्रोटॉन छोड़ देते हैं, लेकिन वो छोड़ते हैं थैलाकॉइड के अंदर। उठाया बाहर स्ट्रोमा में से और छोड़ा थैलाकॉइड के लूमेन के अंदर, तो बाहर कम हो गया और अंदर बढ़ गया।
और फाइनली जब NADP सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो क्योंकि NADP बाहर स्ट्रोमा में है, उन इलेक्ट्रॉन से फाइनली NADPH बनने के लिए उसे प्रोटॉन की आवश्यकता होती है जो अपने आसपास के स्ट्रोमा से उठा लेता है। वो तो NADPH बन जाता है, लेकिन स्ट्रोमा में H आयंस और कम हो जाते हैं। तो फाइनली सेल के अंदर, थाइलाकोइड के अंदर बहुत प्रोटॉन्स हो जाते हैं और थाइलाकोइड के बाहर स्ट्रोमा में बहुत कम हो जाते हैं। जब ये डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है तो H आयंस या प्रोटॉन बाहर निकलने लगते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये एनर्जी तो केमियोस्मोसिस को होने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक मेम्ब्रेन, जो कि थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन वहाँ पे है ही। एक प्रोटॉन पंप एनर्जी, वो लाइट एनर्जी की वजह से जो है ग्रेडियंट बनता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अंदर ज़्यादा और बाहर कम। फिर ज़रूरत होती है प्रोटॉन ग्रेडियंट की, तो हमने देखा कि अंदर ज़्यादा और बाहर कम हो जाता है। और जब प्रोटॉन बाहर निकलते हैं तो उस एनर्जी को ATP के रूप में स्टोर करने के लिए चाहिए ATPase, जिसको कि ATP सिंथेटेज भी कहते हैं। वो भी लोकेटेड होती है थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन पे। इसमें हम आपको बताएंगे, जो पहले डिस्कस किया, कि थाइलाकोइड के अंदर प्रोटॉन की संख्या इतनी बढ़ जाती है और बाहर स्ट्रोमा में इतनी कम हो जाती है, वो कैसे होती है। आप देखिए, फोटो सिस्टम 2 ने वाटर को ब्रेक करके, स्प्लिट करके जो इलेक्ट्रॉन बनाए वो तो आगे चले गए, लेकिन प्रोटॉन वहीं रह गए थाइलाकोइड के अंदर। फिर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मेंबर ने एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, हर एक मेंबर ने बाहर से प्रोटॉन उठाया और छोड़ा ल्यूमेन के अंदर, तो बाहर तो कम हो गए और अंदर बढ़ गए। फिर फाइनली जब NADP NADPH बनती है, ये बाहर स्ट्रोमा में बनती है। ये बनने के लिए इसको जो प्रोटॉन चाहिए वो अपने आसपास के स्ट्रोमा से उठा लेती है, तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन और भी कम हो गए। तो अल्टीमेटली थाइलाकोइड के अंदर प्रोटॉन की संख्या बेहद बढ़ गई और बाहर स्ट्रोमा में कम हो गई। तो जब ये संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और बाहर कम हो जाती है तो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। इसके प्रेशर से प्रोटॉन बाहर फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ये बाहर निकलते कहाँ से हैं? ATP सिंथेटेज जो है उसका F0 पोर्शन में एक चैनल होता है, उसमें से बाहर निकल आते हैं। पर जब ये बाहर निकलते हैं तो बहुत एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी ATP सिंथेटेज का जो F1 पोर्शन है वो यूज़ करती है ADP से ATP बनाने में। इसमें स्टोर हो जाती है एनर्जी ATPs में। अब चूंकि सूर्य की रोशनी की वजह से में जो एनर्जी होती है उससे ये ATP बन रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो आखिर में हम देखेंगे हमने लाइट रिएक्शन में क्या देखा। जब लाइट रिएक्शन हो जाता है तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलता है? स्ट्रोमा में ATPs और स्ट्रोमा में ही थाइलाकोइड के बाहर NADPH। फाइनली ग्लूकोज कहाँ बनता है? बाहर स्ट्रोमा में। उसमें इस्तेमाल होता है ATP NADPH जो ऊपर बने थे, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जो ग्लूकोज सिंथेसिस होता है इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। ये हम इस लेक्चर के